जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप यूरोप के देशों के कॉम्बाइंड डिफेंस प्रोजेक्ट के बारे में तो सुने ही होंगे, जिनमें यूरोफाइटर टाइफून, यूरोकॉप्टर टाइगर जैसे कॉन्सेप्ट तो यूरोप के देश के ज्वाइंट डिफेंस प्रोजेक्ट के बारे में काफी ज्यादा खुलासा करता है। पर अब ऐसे ही प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए यूरोप के कुछ अन्य देशों की तरफ से भी गठबंधन किया जा रहा है और इस बार गठबंधन के तहत हेलीकॉप्टर या फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि यूरो टैंक का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को यूरो टैंक के बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में अमेरिका के सबसे एडवांस तरीन फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब F-35 के कुछ ऐसे फ्लॉस के बारे में बताऊंगा जो F-35 के कार्य क्षमता के ऊपर सवाल उठा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, हाल ही के एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि ब्रिटिश आर्मी की तरफ से अब फ्रांस और जर्मनी के साथ ज्वाइंट वेंचर में एक नया यूरो टैंक बनाने के लिए भी इंटरेस्ट जताया जा रहा है, ताकि ब्रिटिश आर्मी अपने पुराने हो चुके चैलेंजर 2 टैंकों को रिप्लेस कर पाए। जबकि इससे पहले खबर यह भी आया था कि फ्रांस और जर्मनी द्वारा ज्वाइंट वेंचर में एक नया नेक्स्ट जनरेशन के टैंक का प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाया जा रहा था, जिसे नेक्स्ट जनरेशन मेन ग्राउंड कॉम्बैट सिस्टम प्रोग्राम का नाम दिया गया था, जिसे अब फिलहाल यूरो टैंक के कॉन्सेप्ट के रूप में भी देखा जा रहा है। इन तीनों देशों की तरफ से 2030 के मध्य तक इन टैंकों को अपने देश के आर्मी में शामिल करने का इरादा रखा जा रहा है। दोस्तों, यूरोपियन टैंक का कॉन्सेप्ट सबसे पहले जर्मन टैंक मैन्युफैक्चरर क्रूसमाफिन वैगमैन एंड राइन मेटल नामक कंपनी के द्वारा उठाया गया था, जबकि इसके बाद इस प्रोजेक्ट में फ्रांस का कंपनी नेक्स्टर द्वारा भी अपने भागीदारी करने का बात कहा गया था। सबसे पहले जर्मनी और फ्रांस द्वारा MGCS प्रोजेक्ट के तहत जर्मन के लेपर्ड 2 और फ्रांस के लिक्लेयर टैंकों को रिप्लेस करने के लिए तैयारी किया जा रहा था और ये तैयारी लगभग उसी तरीके का है जिस तरीके से यूरोफाइटर टाइफून का निर्माण किया गया है। फिलहाल यूके की तरफ से खुलासा करने के बाद अब सवाल ये भी उठ रहा है कि यूके द्वारा इसमें अपना कितना भागीदारी किया जाएगा। और दोस्तों, यूके के भागीदारी के बारे में इस साल के अंत तक ही कहा जाना संभव है, ऐसे यूके बेस्ड डिफेंस न्यूज एजेंसीज की तरफ से भी कोट किया जा रहा है। दोस्तों, ब्रिटिश आर्मी की तरफ से पिछले साल ही डिसाइड किया गया था कि नया टैंक को ब्रिटिश आर्मी के मॉडर्नाइजेशन के लिए ब्रिटिश आर्मी में शामिल करना चाहिए और यूरो टैंक के कॉन्सेप्ट पूरा यूरोप के लिए एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बन सकता है, क्योंकि इससे प्रोजेक्ट के डिजाइन और डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा होने वाले लागत को भी कम किया जा सकेगा। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यूरोप में कई सारे देश आधुनिक आर्मी को तो रखता है, लेकिन उनके आर्मी के डिफेंस बजट अन्य आधुनिक आर्मी के जैसे इतना ज्यादा नहीं होता है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में अगर इन देशों के द्वारा ज्वाइंटली प्रयास किया जाता है तो इन देशों के डिफेंस बजट के ऊपर भी कम असर पड़ता है और साथ में बड़े मात्रा में प्रोजेक्ट बनने के साथ साथ पूरा यूरोप को फायदा होता है। यूरोफाइटर टाइफून ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट का एक सफल एग्जाम्पल है। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में ब्रिटेन को ही सबसे बड़ा टैंक पावर माना जाता है, जबकि हाल ही के दिनों में जर्मनी की तरफ से डेवलप किया हुआ लेपर्ड 2 ब्रिटेन को इस मामले में काफी पीछे छोड़ दिया है। ब्रिटेन के पास फिलहाल चैलेंजर 2 ही एकमात्र मेन बैटल टैंक है और ब्रिटिश आर्मी के पास ऐसा सिर्फ 227 ही टैंक है। चैलेंजर 2 असल में एक थर्ड जनरेशन के मेन बैटल टैंक है, जिसमें जनरेशन वाइज आधुनिक हथियारों का काफी ज्यादा कमी है। अपग्रेडेशन के अभाव और कई साल पहले बनने की वजह से इन टैंकों के पास डिजिटल नेटवर्किंग, अपग्रेडेड थर्मल साइट, ऑन बोर्ड ड्रोन, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम जैसे आधुनिक फीचर्स नहीं है और इसे देखते हुए ही ब्रिटिश आर्मी के द्वारा अपने टैंकों को रिप्लेस करने का प्लान बनाया गया था। दोस्तों, ये यूरो टैंक के बारे में अब तक ज्यादा कुछ खुलासा तो नहीं किया गया है और ना ही बताया गया है कि इसके पास कितना क्षमता होगा, लेकिन कुछ जानकारियों के मुताबिक इन टैंकों को मैन्ड और अनमैन्ड दोनों वर्जन में बनाया जाएगा। साथ में टैंकों के पास अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल और अनमैन्ड एरियल व्हीकलों को कंट्रोल करने का क्षमता होगा। दोस्तों, यूरोपियन एजेंसीज के मुताबिक इसे नेक्स्ट जनरेशन के ग्राउंड कॉम्बैट व्हीकल के तहत बनाया जाएगा, ताकि ये बैटलफील्ड का पूरा सिनेरियो को ही बदल सके। टैंकों में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को लेके अभी से ये भी कहा जा रहा है कि शायद रायन मेटल के तरफ से इसके लिए 130 मिलीमीटर के एक टैंक कैनन का निर्माण किया जा रहा है, जिसका काम 2016 से शुरू हो चुका है। रायन मेटल द्वारा ऑलरेडी लेपर्ड टैंक के लिए RH-120 L55 नामक एक 120 मिलीमीटर के ऑटो कैनन का निर्माण किया जा चुका है, जबकि माना जा रहा है कि ये जो नया ऑटो कैनन है इसका नामकरण RH-130 L51 होगा। ये नया व्हीकल को लेके ये भी कहा जा रहा है कि संभावित ये लेपर्ड टैंक और लिक्लेयर टैंक का एक कॉम्बिनेशन होगा, जिसमें लेपर्ड के हल, इंजन और चेसिस का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो करीबन 68 टन के व्हीकल का पावर सप्लाई कर सकता है। वहीं पे इसमें एक मॉडिफाई लाइटर और ऑटो लोडेड लेक्लेयर के टॉरेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, फ्रांस जर्मनी के अलावा जहां पे एक तरफ ब्रिटेन अब शामिल हुआ है, वहीं पे माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में पोलैंड का भी शामिल होने का संभावनाएं अब बढ़ चुका है, जबकि इसके अलावा यूरोप के देश इटली, नेदरलैंड और स्पेन भी इस प्रोजेक्ट को लेके काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और इनके तरफ से भी अपने पुराने टैंकों को रिप्लेस करने के लिए और नए टैंकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस प्रोजेक्ट में जुड़ना संभव हो सकता है या फिर आने
वाले समय में इन टैंकों को फ्रांस या जर्मनी से खरीदा जा सकता है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं F-35 के कुछ ऐसे फ्लॉज के बारे में जो F-35 की क्षमता के ऊपर सवाल उठा रहा है। दोस्तों F-35 एयरक्राफ्टों को लेकर हाल ही में नेशनल इंटरेस्ट के एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिलेटेड करीबन 871 प्रॉब्लमों के बारे में पेंटागन द्वारा एक रिपोर्ट में जिक्र किया गया। दोस्तों F-35 के इतने सारे प्रॉब्लम अब एक बहुत बड़ा सवाल पैदा कर रहा है जो F-35 के भविष्य को भी अंधकार की तरफ धकेल सकता है। दोस्तों F-35 अमेरिका के सबसे महंगे तरीन प्रोजेक्टों में से एक है। एक अनुमान के मुताबिक 60 साल के F-35 के लाइफ साइकिल में टोटल इसका डिजाइन, डेवलपमेंट और अपग्रेडेशन के ऊपर करीबन $1 ट्रिलियन खर्चा हो सकता है, जबकि दुनिया के कई सारे देशों की तरफ से इस महंगे तरीन फाइटर एयरक्राफ्टों को धड़ल्ले से भी खरीदा भी जा रहा है और अपने एयरफोर्स में इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जिनमें अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, जापान, इजराइल, साउथ कोरिया और यूरोप के कुछ प्रमुख देश भी शामिल है। अमेरिका के डायरेक्टर फॉर ऑपरेशनल टेस्टिंग रॉबर्ट वैहलर के तरफ से हाल ही में यह भी बताया गया कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के सबसे महंगा तरीन इस एयरक्राफ्ट में किस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन फेज के दरमियान अप्रैल 2018 में करीबन 941 फ्लॉस पकड़ा गया था, जबकि बीते 2 सालों में इन फ्लॉस को कम करने का भी प्रयास किया गया और सबसे पहले इसे घटा के 873 और अब इसे घटा के 871 तक करना संभव हो पाया है। फिलहाल तो किस तरीके का फ्लॉस है इसके बारे में कोई डिटेल जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन इन फ्लॉस के अलावा भी F-35 कई सारे मुश्किलों से गुजर रहा है, जिनमें बजट शॉर्टफॉल एक बहुत बड़ा मुश्किल है। और हाल ही में यह भी खुलासा हुआ है कि पिछले गवर्नमेंट मतलब ट्रम्प गवर्नमेंट की तरफ से F-35 एयरक्राफ्ट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो $78 बिलियन का बजट रखा गया था वो असल में रिक्वायर्ड बजट से करीबन $10 बिलियन कम था। दोस्तों फिलहाल F-35 एयरक्राफ्टों को ब्लॉक 4 के कैटेगरी में अपग्रेड किया जा रहा है और इन एयरक्राफ्टों में कुछ नया आधुनिक फीचर्स को ऐड किया जा रहा है ताकि आने वाले समय के हर तरीके के जरूरत को पूरा किया जा पाए। पर इस तरीके के फ्लॉज के बारे में अगर खुलासा किया जा रहा है तो ये F-35 के भविष्य को अंधकार में इसीलिए भी ढकेल सकता है क्योंकि दुनिया में अब सिर्फ अमेरिका ही ऐसा देश नहीं रहा जिसके पास 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। अमेरिका के करीब तरीन एलाई शायद अमेरिकी एयरक्राफ्टों के अलावा अन्य एयरक्राफ्टों की तरफ ना जाए, लेकिन कुछ ऐसे भी देश है जो अमेरिका और अन्य देशों के बीच में बैलेंस करते हुए फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेस कर रहा है और उनके लिए अगर F-35 एक महंगा और नाकाम एयरक्राफ्ट बनता है तो उनके बेस्ट ऑप्शन में F-35 और शायद लंबे समय तक ना रहे। रशिया की तरफ से भी अपने सुखोई Su-57 को दुनिया के सामने लाया जा चुका है और एक्सपोर्ट मार्केट में इसे उतारा भी जा चुका है। एक्सपोर्ट वर्जन को लेकर रशिया की तरफ से कई सारे देशों को ऑफर भी किया जा चुका है, जबकि चाइना भी अमेरिका के डिफेंस मार्केट में दबदबे को घटाने के लिए अपने एक के बाद एक कॉपी किया हुआ फाइटर एयरक्राफ्टों को दुनिया के सामने ला रहा है। ऐसे मौके में एक तरफ जहां पे F-35 दुनिया का महंगा तरीन फाइटर एयरक्राफ्ट है और दूसरी तरफ अमेरिका द्वारा इन एयरक्राफ्टों को काफी सारे शर्तों के साथ ही अन्य देशों को दिया जाता है। और दोस्तों इसीलिए मैं अब ये कह रहा हूँ कि F-35 एयरक्राफ्टों के इन फ्लॉस को अगर अमेरिका जल्द से जल्द खत्म ना कर पाए तो चाइना और रशिया जैसे देशों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकता है। दूसरी तरफ हाल ही के दिनों में आप लोग सुने होंगे कि F-35 के प्रोडक्शन में भी काफी कमी आया है और फुल स्केल प्रोडक्शन का अनुमति अब तक नहीं मिला है, जो लॉकहीड मार्टिन को ऑलरेडी चिंता में डाल चुका है क्योंकि इससे लॉकहीड मार्टिन के टाइमलाइन के तहत जो डिलीवरी किया जाना था उसमें भी मुश्किलें आ रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।